उनमें सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो बनाए गए वो सरदार मनजिंदर सिंह सरसा को बनाया गया। जो स्टार कैंपेनर नहीं थे बीजेपी के, वो स्टार डिफॉल्टर थे सिखों। बीजेपी को शायद ये समझ नहीं लगा कि वो किस घोड़े पे अपना दांव खेल रहे हैं, कि वो ऐसे आदमी को उन्होंने चुन लिया कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि 2 सिख जीते हैं बीजेपी के, बाकी सिख तो हारे हैं। 2 सिख जीते हैं, राजा इकबाल जी, और एक तरविंदर मरवा जी का बेटा अर्जुन पाल सिंह मरवा, ये 2 सिख जीते हैं। और जो राजा इकबाल सिंह है, वहां पे तो सरसा साहब वहां के इंचार्ज थे, वहां के वो एक किस्म के प्रभारी थे सीट के, लेकिन दोनों ने सरसा साहब को नहीं बुलाया अपनी सीट पे और वो दोनों जीते हैं। लेकिन जहां जहां इन महापुरुषों के कदम पड़े हैं, वो पूरी सिखों की बेल्ट से बीजेपी को नजारत कर दिया। मैं ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ मीडिया ਦਾ कि बड़े शॉर्ट नोटिस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ पाते, ये मैसेज उन्हें तक भी जाना चाहिए। कल जैसे हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन में इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं और उस कॉरपोरेशन की इलेक्शन में जहां 15 साल से बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम रखा हुआ था, कल बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को चुनाव के नतीजों से लगा है। मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, वो कल उखड़ा है बीजेपी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीजेपी का इतना बड़ा दरख्त, इतना बड़ा पेड़ जो उखड़ा है, बरगद का पेड़, उसके अंदर कहीं ना कहीं सिख वोटों की नाराजगी, जो सिखों ने बीजेपी के साथ नाराजगी दिखाई है, ये उसका कारण बनी है। अगर मैं टोटल गिनती पे जाऊं, टोटल हम आंकड़ों पे जाएं, तो दिल्ली में 39 पॉइंट कुछ वोट जो हैं वो बीजेपी को मिली है पोल्ड वोट में से, और 42% वोट जो है वो आपको मिली है। और अगर मैं इसको वोटों की गिनती बताऊं तो 27,75,000 के करीब वोट पड़े हैं बीजेपी को, क्योंकि टोटल 1.5 करोड़ के करीब थे वोट्स, लेकिन उसकी पोलिंग जो है 50% हुई है, तो 27,75,000 बीजेपी को पड़ी और 30,17,000 आपको पड़ी है। ये 2,42,000 का दोनों की वोट में डिफरेंस है। और मैं ये समझता हूं कि अगर सिख वोट बीजेपी को चले जाता तो कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख वोट सिखों का बीजेपी को जाता, क्योंकि पिछली कॉरपोरेशन में या उससे पिछली कॉरपोरेशन ने सिखों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। ये जो वोट बीजेपी से को नहीं गया, उसका सीधा फायदा आपको हुआ। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि 9 इस वक्त पार्षद जीते हैं कांग्रेस के। जो 9 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं उनमें से 7 मुस्लिम हैं। इस बारी मुस्लिम कम्युनिटी ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाला, उन्होंने डाला कांग्रेस को, और कांग्रेस के 9 में से 7 जो पार्षद हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिख जो हैं वो आम आदमी पार्टी से भी नाराज थे, लेकिन शायद कहीं आम आदमी पार्टी से जो नाराजगी थी वो कम थी, विकल्प कोई नहीं था, तो सिखों की वोट आम आदमी पार्टी को चली गई। और जो आम आदमी पार्टी को वोट गई है उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि अगर मैं पटेल नगर से शुरू हो जाऊं और पटेल नगर से आगे जनकपुरी, राजेंद्र नगर, ये मैं विधानसभा के नाम ले रहा हूं, मोती नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, ये सारी सीटें जो हैं ये सिख
समुदाय की यहां पे ज्यादा गिनती मानी जाती है। और ये सारी सीटों के ऊपर जो बीजेपी है वो तकरीबन 85 से 90% 85 से 90% सीटें बीजेपी ने लूज करी हैं और इसमें आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि क्या वजह रही, ये बीजेपी को मंथन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि उन्होंने ऐसे लोगों को समझ लिया कि जो लोग सिखों की वोट लेके उनकी तरफ उसका रुझान जो सिखों का वो लेके आएंगे, उनमें सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो बनाए गए वो सरदार मनजिंदर सिंह सरसा को बनाया गया, जो स्टार कैंपेनर नहीं थे बीजेपी के, वो स्टार डिफॉल्टर थे सिखों में। बीजेपी को शायद ये समझ नहीं लगा कि वो किस घोड़े पे अपना दांव खेल रहे हैं, कि वो ऐसे आदमी को उन्होंने चुन लिया कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि 2 सिख जीते हैं बीजेपी के, बाकी सिख तो हारे हैं। 2 सिख जीते हैं, एक पुराने मेयर हैं, क्या नाम है उनका, राजा इकबाल जी, और एक तरविंदर मरवा जी का बेटा अर्जुन पाल सिंह मरवा, ये 2 सिख जीते हैं। और जो राजा इकबाल सिंह है वहां पे तो सरसा साहब वहां के इंचार्ज थे, वहां के वो एक किस्म के प्रभारी थे सीट के, लेकिन दोनों ने सरसा साहब को नहीं बुलाया अपनी सीट पे और वो दोनों जीते हैं। लेकिन जहां जहां इन महापुरुषों के कदम पड़े हैं वो पूरी सिखों की बेल्ट से बीजेपी को नजारत कर दिया गया। क्या बोलते हैं सरसा जी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप सिखों को समझते नहीं हैं, आप सिखों की साइकी को नहीं समझते हैं कि हमारे को अगर कोई बात चढ़ जाए तो फिर हमारी गर्दन जाती रहे, लेकिन हम फिर वो करके दिखाते हैं, उसकी कीमत हमें कुछ भी देनी पड़े। सरसा जी बोलते हैं जो 1984 की ख्याला कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे लेक्चर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर सिखों ने बीजेपी को वोट नहीं डाला तो मैं समझूंगा कि सिखों का खून लाल नहीं है, सिखों का खून सफेद है। सरसा साहब, आपकी बेवकूफियों ने बीजेपी को मरवा दिया। सिखों का खून इतना लाल है कि 1984 ने सरकार ने हमें सड़कों पे काटा, सड़कों पे मारा, हमारी बिजनेस तबाह कर दिए, रेप्स किए, सब कुछ किए। लेकिन अगर हिंदुस्तान को जरूरत पड़ गई तो सिखों का खून इतना लाल है, कोविड के अंदर उन्होंने बता दिया कि सिख सेवा कैसे करते हैं। हम भाई कन्हैया से, गुरु गोविंद सिंह से आशीर्वाद लेके, गुरु नानक से आशीर्वाद लेके मनुष्यता की और सेवा की बात करते हैं। ये कहते हैं कि खून सफेद है। मैं समझता हूं कि बीजेपी को समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने किस आदमी पे अपना दांव खेल दिया। अगर मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की बात करूं, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को जिस तरह से यूज किया गया है इलेक्शंस के अंदर, कभी गुरुद्वारा कमेटी के कॉलेजेस, स्कूल्स के प्रेमिसेस के अंदर कोई इलेक्शन का प्रचार प्रसार, कोई मीटिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहां पे GTBIT हो हरिनगर में, नानक पेऊ में हमारा इंस्टीट्यूट हो, और जो स्थान हो, किस तरीके से इन्होंने गोलक की दुर्वरतों करी है, गुरुद्वारा कमेटी के स्टाफ की दुर्वरतों की है, गुरुद्वारा कमेटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियां, पेट्रोल की इन्होंने दुर्वरतों की है। मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं संगत को, सिख संगत को नाराज करती चली गई। अगली बात, मोदी साहब बहुत कुछ सिखों के लिए उन्होंने किया है, हम उसको अप्रिशिएट पहले भी कर चुके हैं, आज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे बीजेपी गलती कर रही है वो उनको बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में चाहे कालका बैठा है, या कभी आपने आज तक देखा था कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का ये ओहदेदार है लुबाना साहब गले में बीजेपी का पटा डाल ले? ये हमारे प्रधान साहब को देख लें आप, ये गले में पटा डाल लें। ये जनरल सेक्रेटरी है, ये गले में पॉलिटिकल पार्टी का पटा डाल के और वोटों की वहां पे मांग कर रहा है। मैं समझ रहा हूं ये सारे दिल्ली कमेटी के प्रेसिडेंट और दिल्ली कमेटी के मेंबर साहबान और बीजेपी के उच्च अधिकारी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने समा देखा है विजय कुमार मल्होत्रा जी का, हमने समा देखा है मदन लाल खुराना जी का,
हमने समा देखा है साहब सिंह वर्मा जी का, बेशक अकाली दल की उनके साथ समझौता हो, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी को कभी उन्होंने इलेक्शंस में नहीं आने दिया। लेकिन आज की लीडरशिप जो है, जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, उनको यही लगा कि ये कालका जी और सरसा जी उनके रथ के सारथी बन के बैठ गए हैं और सिखों की वोटें तो अब ढेरों की ढेर उनके पास आएंगी। ये बीजेपी को समझना चाहिए कि सरसा साहब, कालका साहब ये धोखेबाज हैं। ये किसान मोर्चे में कुछ बात करते थे, ये गुरुद्वारे के अंदर इनका प्रोग्राम चल रहा है। ये बाबा डोडियाल अपार्टमेंट में, यहां ये चड्डा साहब भी गले में पटा डाल के घूम रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया कि वहां पे कहते थे कि हम गर्दन कटवा देंगे, ये गर्दन कभी झुक नहीं सकती, हम किसी के पैरों में नहीं पड़ सकते। तुम तो अपनी टिकटों के पीछे, आगे बीजेपी 8-8 टिकटें देती थी, 10-10 टिकटें देती थी, 4-4 एमएलए की टिकटें देती थी। तुमने तो सारी गुरुद्वारा कमेटी और कौम का वकार पैरों में घेर दिया बीजेपी की, और 2 टिकटें लेके आए और वो दोनों हारे। चलो बीजेपी सारी तरफ वेस्ट दिल्ली से हार गई, ये 2 सीटें तो बचा लेते। आपको तो सिखों ने वोट नहीं डाली। ये प्रधान साहब जीप पे चढ़े हुए हैं पटे डाल के। मैं ये समझता हूं कि ये जो बीजेपी को समझना होगा कि एक तो आपने जिन घोड़ों पे दांव खेला है, वो घोड़े को हमारी कौम कभी गधा भी नहीं समझती। गधे की भी शायद कोई इज्जत होगी, लेकिन ये जो घोड़े बीजेपी लेके आई है सिखों के सामने, ये घोड़े नहीं, ये गधे से भी बदतर अगर कोई बात कर सकूं। और वो मेरे कहने से बात नहीं है, आप रिजल्ट चेक करें ना, आप अपने रिजल्ट कर चेक करें। बीजेपी जहां से जीती आ रही है, जहां पे सिख समुदाय की वोट आती, वहां से बीजेपी का बंटाधार हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ने भी जो गलती करी है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन में, जिस तरीके आपने इनको सिक्योरिटी दे के इनको राज दिलवाया दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी का, और ये नहीं समझ लगी आपको कि आपने इनके ऊपर दांव खेला। आपने लाल किले के ऊपर जब गुरु तेग बहादुर पातशाह का 400 साला गुरपुरब मनाया, मोदी साहब वहां आए, होम मिनिस्टर साहब आए, कितनी बड़ी बात करी बीजेपी ने कि पहली दफा लाल किले के सामने सरकार बना रही है। लेकिन वहां पे संगत ही नहीं थी, वहां पे 2000 आदमी नहीं इकट्ठा कर सके, वहां तो 5 लाख आदमी इकट्ठा होना चाहिए था। गुरु तेग बहादुर के नाम पे तो दिल्ली में हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, वो सब वहां पे आते हैं, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी तो वहीं पे पता लग जाती थी। मैं ये समझता हूं कि अगर बंदी सिंहों पे जिस तरीके पे बीजेपी का रोल रहा, 2019 में आप उनको छोड़ने की बात करते हैं और उसके बाद बहाने लग जाते हैं, कोर्ट में जाके कह दिया जाता है कि जी हम अगर राजोवाणा जी की फांसी माफ करते हैं। फांसी तो माफ आपने करी हुई है, उनको सिर्फ फांसी चक्की से जो 14 साल से बैठे हैं उनको निकाल के सिर्फ नॉर्मल जेल में लाना था। माहौल खराब हो जाएगा। जब राम रहीम को आप 4 दफा पैरोल दे रहे हैं, माहौल नहीं खराब हो रहा? एक कातिल को, एक रेपिस्ट को, जब आप बिल्किस बानो के बंदों को छोड़ रहे हो 11-11 जिन्होंने बच्चियों तक का रेप किया, जिन्होंने कत्ल किए, माहौल नहीं खराब हो रहा? जब आप राजीव गांधी के कातिलों को छोड़ रहे हो, राजीव गांधी के कातिलों को आप बाहर निकाल रहे हो, हमारे सिंहों ने क्या कसूर किया कि 25 साल 30 साल में पैरोल ना मिले और अपनी सजा पूरी होने के बाद उनको छोड़ा ना जाए? यह सोचना पड़ेगा बीजेपी को। यह नहीं बोलेंगे जिनको आप गधों को घोड़े समझ रहे हैं, क्योंकि इनके मुंह में हड्डी पड़ी हुई है। ये वेट कर रहे हैं कि आपसे हमने एमएलए की टिकट लेनी है, कि आपसे हमने कल एमपी की टिकट लेनी है, या मेरे को पंजाब में सीएम का कैंडिडेट बना दो। ये पंजाब में कहीं चपड़ासी लगने के काबिल नहीं है। जाइए एक तजुर्बा पंजाब में भी इनके साथ करके बीजेपी जरूर देख ले। ਹੁਣ एक चिट्टे खून ने ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। मैं ये समझदा वां एसजीपीसी हरियाणे की
हरियाणा की एसजीपीसी को आपने अलग कर दिया। ये एसजीपीसी वो है जिसमें 500 से ज्यादा सिखों ने कुर्बानियां दी थी। जब महात्मा गांधी को बोलना पड़ गया था, सिखों ने आजादी की लड़ाई की नींव रख दी है। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अंग्रेज 1857 में नहीं झुके थे। अंग्रेजों ने हर किस्म की जो म्यूटनी या गदर हुआ उसको कुचल के रख दिया, लेकिन सिखों को नहीं कुचल सके थे। दरबार साहब की चाबियां अकाल तख्त साहब सिखों के हवाले करना पड़ा, ननकाना साहब से लेके पंजा साहब सिखों के हवाले करना पड़ा। मैं समझता हूं कि ये जो फैसले मोदी साहब ने कितने अच्छे काम किए, लेकिन यहां पे समझ ही नहीं आई कि सिख साई की नाराजगी हो रही है आपसे, और ये कभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि इनमें जुर्रत नहीं है। हमने आज आप सामने बैठे हैं जागो पार्टी वाले, राणा जी सिटिंग काउंसलर थे। हमारा फैसला था कि इस बारी कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये धार्मिक पार्टी है। हमने राणा जी को भी रिक्वेस्ट करी, इन्होंने भी अपनी टिकट के लिए कोई जोर नहीं डाला। मैं ये समझता हूं कि जो सिख कौम के आगे भी मैं आज एक अपील करना चाहना वा, ये जेड़े बंदे तुहाडी ताकत लैके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1900 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਤਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਕੇ ਔਰ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੇ ਪਈ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ 60% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ। SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਕੋਟੇ, ਪਰਮਿਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੁਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ
जिसने कितने एमपी, किसने चीफ मिनिस्टर, कितने वजीर सेंटर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਸਾ ਕਾਲਕਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਰ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। 100% ਲੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਹਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਹੰਗਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਭ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੌਮ ਨੂੰ yes। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 100% ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੀਡਰਾਂ।